नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज़ 24/7। आज मतदान का दिन है और छठे चरण की वोटिंग आज पूरे दिल्ली के अंदर की जा रही है। तो इसी कड़ी में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद आदित्य कुमार नवीन जी मौजूद हैं, जो कि एक समाज सेवक है, साथ में पूर्व में लोकसभा के उम्मीदवार भी रह चुके हैं दक्षिण दिल्ली से। तो उनसे बातचीत करेंगे, लोकसभा चुनाव को किस नज़र से देखते हैं, क्या समीकरण बन रहा है, किसकी जीत आखिरकार दक्षिण दिल्ली लोकसभा में हो रही है। तो आदित्य कुमार नवीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत आपका। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में बड़े ज़ोरों शोरों से इंडिया एयरलाइंस और बीजेपी के बीच में ही मेन जो कंटेस्ट है इन्हीं दोनों के बीच में है। और जो हमारा सिटिंग जो एमपी थे उनका टिकट भी काटा गया। ये उनका बीजेपी का डर था कि कहीं उनका एक कैंडिडेट हार ना जाए, इसलिए उन्होंने दिल्ली विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी, जो कि जहाँ पे अभी हम हैं उसी क्षेत्र से वो विधायक भी है, तो उनके ऊपर उन्होंने दांव खेला है। इनका रिकॉर्ड अच्छा है क्योंकि उन्होंने काम भी किया है। अभी देख रहे हैं पुलिया बना रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जीत ही जाएंगे। बहुत टफ मुकाबला है यहाँ पे। लगता है एक तरफ बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी चुनावी मैदान में हैं, दूसरी तरफ पहली बार ऐसा है कि दो पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और सही राम जी पहलवान उनके प्रत्याशी। तो ऐसे में दिक्कतें तो बीजेपी के सामने आएंगी। दिक्कतें हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि लगातार ये 10 साल से यहाँ पे हैं और लोग खुश भी नहीं है क्योंकि उनके काम भी उतने नहीं हैं। दिल्ली क्षेत्र में गांव देहात में अभी देख रहे हैं कि अभी भी ऐसे लगता नहीं है। जहाँ पे अभी हमें कॉलोनियाँ है, ओजोन का मामला है जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्षेत्र में। लोगों के पास विकास नहीं है, कहने का तो राजधानी है लेकिन विकास नहीं है। और जो कि कैंडिडेट है जो खुद को विकास पुरुष बोलते हैं, लोग जानते हैं इनके कामों को जानते हैं। और ये अगर ये खुद पे अपने छवि पे अगर वो लड़ते तो ये मुकाबला में ही नहीं रहते, क्योंकि ये सब मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं। तो आपका ये मानना है कि जो आज पूरे देश के अंदर, दिल्ली की नहीं पूरे देश के अंदर जो चुनाव हो रहा है सिर्फ मोदी के चेहरे पे हो रहा है? हम बोल सकते हैं, क्योंकि सब लोग का यही राय है, क्योंकि उनका लोग ज़मीनी स्तर पे काम कहीं दिख नहीं रहा है। सिर्फ अगर देखा जाए तो नितिन गडकरी जिस फ्लाईओवर के हम नीचे हैं, ये नितिन गडकरी जी का देन है। वो बना रहे, मुंबई एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे हम हैं। तो कहीं ना कहीं ये हाईवे सिर्फ दिख रहा है, बाकी ज़मीनी स्तर पे तो कुछ काम नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने जनप्रतिनिधियों से कि अब एक ही चेहरे पे कितने दिन लपेटोगे। हाँ, ज़मीनी स्तर पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने काम नहीं किया तो आप नहीं जीत पाएंगे। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़मीनी स्तर पे मिल के काम करें, तभी आप जीत पाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक चेहरा से कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्या लगता है आपको, क्या माहौल आज के डेट में चल रहा है? क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, या यूँ कह लीजिए इंडिया गठबंधन, जेल का जवाब वोट से एक ये नारा दिया है, क्योंकि केजरीवाल जी को शराब नीति के अंदर जेल भी हुई थी, अभी बेल में फिर वापस आए हैं और 2 तारीख को फिर उनको वापस जाना है, और बीजेपी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रही है। तो क्या लग रहा है, किस तरह का समीकरण बन रहा है दक्षिणी दिल्ली का? दक्षिणी दिल्ली, खासकर पूरे दिल्ली में हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 सीट बड़ी दोनों एयरलाइंस बड़े जोरों शोरों से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी भी यहाँ अकेले नहीं है, उनके जितने एयरलाइंस है उनके लोग भी यहाँ पे एनडीए के साथ कोई दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ। और यहाँ पे देखते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के साउथ दिल्ली में कैंडिडेट है जो कि विधायक भी है, अभी प्रेजेंट सही राम है, उनका अच्छी छवि है। और दोनों एक ही जगह से आते हैं, और दोनों क्या, ये तीनों जो हमारा जो प्रेजेंट जो एमपी है और जो अभी विधायक हैं बदरपुर के, और ये सारे क्योंकि तुगलकाबाद से ये लोग आते हैं, जो प्रतिपक्ष के नेता है। और उस तरह से देखा जाए तो साउथ दिल्ली के अंदर उतनी विकास नहीं हुआ है, होना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाए हैं। मुकाबला टफ है, ऐसा नहीं है कि राम सिंह बिधूड़ी को मोदी के चेहरे पे कोई जीत की गारंटी है, क्योंकि दोनों जोड़ आजमाइश चल रहा है। और देखते जनता मालिक है आखिर में कौन किसके तरफ जाएगा, क्योंकि जनता जो है वो वोटर है बिल्कुल साइलेंट है और बड़ी बड़ी रैलियों लोगों ने किया है यहाँ पे।
लेकिन आखिरी जो मालिक है वो जनता है। जनता जिसको जिताना चाहेगी वो उसको जिताएगी। दावे तो सब कर रहे हैं, कोई हारने के लिए यहाँ पे नहीं है, सब जीत रहे हैं। लेकिन 4 तारीख को पता चल जाएगा कि बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 पार, शुरू से नारा देती हुई आ रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर 6 चेहरे बीजेपी ने चेंज करे। क्या लग रहा है आपको? उनका डर था कि क्योंकि उनके लोग काम नहीं किए। जब चेंज तभी किया जाता है ना जब वो उनके जो लोग हैं वो काम नहीं करते हैं। उनको अंदेशा था, उनके सर्वे में अंदेशा था कि इनके लोग हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने सारे चेंज किए हैं। और जो इसका कुछ फ़ायदा तो उनको मिलेगा कि जब कोई नया कैंडिडेट आता है, नया जोश के साथ आते हैं, नई टीम के साथ आती है, तो कुछ फ़ायदा होगा। देखते हैं आने वाले 4 तारीख को क्या रिजल्ट होती है, उसी दिन पता चलेगा कि दोनों का क्या समीकरण बनता है। एक तरफ आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा के दावा करती है कि पूरी दिल्ली के अंदर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, महिलाओं को सुरक्षा दी है, मार्शल तैनात किए गए हैं बसों में। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो सीएम आवास में बीते दिनों जो स्वाति मालीवाल, जो राज्यसभा की सांसद है आम आदमी पार्टी की और पूर्व में महिला आयोग की अध्यक्ष भी दिल्ली की रह चुकी है, उनके साथ सीएम आवास के अंदर जो मारपीट होती है, उसको एक समाज सेवी के तौर पर आप किस नज़र से देखते हैं? ये कोई भी सभ्य समाज में इसकी कोई भी निंदा ही करेगा। मैं इसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि ये महिला सुरक्षा से जुड़ी है और वो एक आम महिला नहीं है, वो एक महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी और अभी वो उच्च सदन के एक सदस्य है और एक अच्छा शिक्षित है। बहुत सारे लोग उनसे मोटिवेट होते हैं और उनके साथ जब इस तरह की घटनाएं होती है तो बड़ा आहत होते हैं, क्योंकि समाज में जो ये दर्शाता है कि महिलाओं की क्या स्थिति हमारे देश में है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता है। और वो ऐसे पोस्ट पे रहते हुए और वो भी सीएम आवास पे आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं कि कोई ठोस वहाँ पे सीसीटीवी नहीं है, कोई चेंज कर देता है, कोई कुछ कर देता है और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई है। तो ये एक दुखद है और इसके पीछे क्या राजनीति है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है एक इस लेडीज़ को इस तरह से प्रताड़ना देना, क्योंकि केजरीवाल जी इसी मुद्दे पे कि उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे उठा के उन्होंने सत्ता में आए थे और उनके राज्य में ये सब हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आसाराम जी बापू एक ऐसा नाम जिनके लाखों समर्थक पूरे देश के अंदर हैं, या यूँ कह लीजिए करोड़ों समर्थक उनके पूरे देश के अंदर हैं और 88 साल की तकरीबन उनकी उम्र हो गई है और अभी तक उनको बेल नहीं दी गई। बल्कि राम रहीम भी ऐसे ही कुछ मामले में जेल में गए थे, लेकिन 809 बार बेल पे बाहर आ गए। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं बुजुर्ग के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही? ये तो जुडिशरी की मामला, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। ये तो ये डिपेंड करता है कोर्ट किसको बेल देना है, किसको नहीं देना है। उनके बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं। वो उनके विचाराधीन में है कि देना है नहीं दे। तो हम तो यहाँ देखते हैं कि सीएम को चुनाव प्रचार के लिए भी बेल मिल जाती है, तो अब किस कारण से नहीं दे रहे हैं ये कोर्ट का मामला है। आपको क्या लगता है जो शराब नीति के मामले में मामला दर्ज किया गया है, पीएमएलए एक्ट इनके ऊपर लगाया गया है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल से बाहर है बेल पे, क्या लगता है घोटाला हुआ है क्या आपकी नज़र में? देखिए, अगर घोटाला नहीं होता तो ये सारे इतने लोग जेल में नहीं जाते और जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि साक्ष्य है इनके अगेंस्ट में, साक्ष्य मिला है। और ये तो शराब की जो इनकी नीति थी कि हर एक कॉलोनियों में उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। दिल्ली में लोगों ने केजरीवाल को इसलिए वोट नहीं दिया था कि जगह जगह जाके उन्होंने शराब का दुकानें खोले, इसलिए वोट दिया था कि अच्छे स्कूल्स चलाए, अच्छा हॉस्पिटल दे, लोगों का बेसिक जो नीड है वो पूरा करे। लेकिन उसके विपरीत इन्होंने हर एक गली में मोहल्ले में उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए, जिससे समाज में एक विपरीत हम देखते हैं कि नए नए युवा जो है वो इसके आदी हो रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो इससे देश का नुकसान है और समाज का नुकसान है। डॉक्टर आदित्य कुमार नवीन जी ने 2019 में चुनाव लड़ा, इस बार चुनाव से दूर रहने का कारण क्या था? पिछली बार बहुत सारे लोग थे चुनावी मैदान में, इस बार सिमट कर सिर्फ 22 लोग रह गए, क्या लगता है?
हमारा हम ऐसा नहीं है कि हम चुनाव में से दूरी बनाए हैं। हम थे अपने जिस पार्टी के साथ थे हमने उनके साथ काम किया। ये हमारा अधिकार था और थोड़ा सा कुछ पर्सनल कारणों की वजह से हम इस बार चुनाव नहीं लड़े। ऐसा नहीं कि आगे नहीं लड़ेंगे, हम आने वाले चुनाव में हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और लड़ेंगे और जीतेंगे भी। पिछली बार एक बहुत बड़ी अच्छी संख्या में चुनाव लड़े थे लोग बाग, लेकिन इस बार सिमट कर सिर्फ 22 लोग रह गए। क्या लगता है आपको, लोग दूरी क्यों बना रहे हैं चुनाव दूरी से? इसलिए क्योंकि इस बार अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। आपने उसमें बहुत सारे कारण है, सबके अपनी अपनी पर्सनल कारण है। जैसे मेरे अपने पर्सनल कारण था इसलिए मैं नहीं चुनाव लड़ा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो उस समय चुनाव लड़े थे वो लोग भी नहीं लड़े, उनका भी फ़ोन आया था, तो उनकी भी अपनी कारण है कि वो चुनाव नहीं लड़े। ये चुनाव इस बार सिर्फ इंडिया अलायंस और बीजेपी के और 2-3 ऐसे पार्टियों के बीच में सिमट के रह गई है। मैं मानता हूँ कि एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं लोगों से उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, चुनाव लड़े, मतदान करें। इसी से हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा और आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण का साबित होगा। आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। राजनीति से हटके अगर बात करी जाए तो एक समाज सेवा के तौर पे आप किस तरह से देश को देखते हैं? क्योंकि बीजेपी जो वोट मांग रही है कि राष्ट्र हित, अगर देश हित के लिए मोदी जी को वोट दीजिए, नया भारत के लिए मोदी जी को वोट दीजिए, विकसित भारत के लिए मोदी जी को वोट दीजिए। 2 बार तो मोदी जी को वोट देकर लोगों ने जिता दिया, तीसरी बार हम मोदी को क्यों वोट दें? क्या कारण है जो बीजेपी इस तरह से मांग रही है? एक समाज सेवा के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सारी पार्टी अपने अपने तरीके से मांगती है। बीजेपी मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं, कांग्रेस इंडिया अलायंस जो है वो अपने क्षेत्रीय नेताओं के, राहुल जी के, सोनिया गांधी के, अरविंद केजरीवाल के नाम से मांग रहे हैं। जनता जो है वो जागरूक है, उनको पता है कि विकास कहाँ पे है, विकास कौन कर रहा है, विकास कौन नहीं कर रहा है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उनके वायदे में कोई नहीं आ रहा है अभी इस टाइम, और सब अपने अपने जिसको जहाँ पे लग रहा है कि कौन इस देश को आने वाले समय में लीड करेगा, कौन चलाएगा, वो लोग उसी पे वोट दे रहे हैं और इसका जो परिणाम है वो 4 तारीख को आपको मिल जाएगा। आपकी बातों से मैं ये आकलन लगा सकता हूँ कि मोदी जी के अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या लालू प्रसाद यादव कोई भी प्रधानमंत्री चेहरे के लायक नहीं है। ये तो एक किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि पीएम कैंडिडेट रेस में कौन कौन है। एक तरफ देखते हैं कि बड़ी स्ट्रॉन्ग उनके पास एक पूरी टीम है और दूसरी तरफ देखते हैं कि बहुत सारे पार्टियों के लोग हैं। और ये होता यही है कि जब ये सारे पार्टियां बाद में जब मिलते हैं तो उनकी अपनी निजी स्वार्थ हो जाती है और एक दूसरे को टांग खींचना शुरू कर देते हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन जो बना है कोई एक व्यक्ति के ऊपर वो कोई ये लोग, क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा मतभेद है कि एक साथ एक नहीं चल बताया जा रहा है अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो 1-1 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। हाँ, तो ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। 1-1 महीने, 6-6 महीने, 3-3 महीने के लिए अगर ये प्रधानमंत्री बनाते रहें तो ये सही नहीं है। देश इससे तरक्की नहीं करेगा। देश के लिए चाहिए कि एक वो स्टेबल 5 साल के लिए कोई भी बने, चाहे मोदी जी बने चाहे दूसरे बने, लेकिन कोई भी बने 5 साल के लिए बने और ये देश के लिए एक अच्छा होगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू महेंद्र भाई।